नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ। आपके इस सेशन में हम लोग जानेंगे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में, यानी एफकैट। एफकैट एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जो एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप में जाने के लिए नहीं बल्कि ऑफिसर बनने के लिए होता है। और जब मैं ऑफिसर की बात करता हूं तो ऑफिसर्स दो तरीके से सर्व करते हैं एयरफोर्स के अंदर। पहला, परमानेंट कमीशन, जो कि 20 साल या 20 इयर्स प्लस लॉन्गर सर्विस होती है जब तक कि उनको रैंक्स और प्रमोशंस मिलते रहते हैं। और दूसरा, 10 इयर्स मैंडेटरी प्लस 4 इयर्स एक्सटेंडेड, यानी कि 10 प्लस 4 साल, जिनको शॉर्ट सर्विस कमीशन भी कहा जाता है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट ये जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये 1/2026 लिख करके दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इसका एग्जामिनेशन होगा जनवरी 2026 में, जिसके एप्लीकेशंस स्वीकार किए जाएंगे नवंबर 17 से ही। तो दोस्तों आइए एक एक डिटेल को समझते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के अंदर क्या आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जब आप एफकैट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो एफकैट क्वालिफाई तो हो गया। चलिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको देना होता है AFSB, इसको कहते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू, जिसको आप वैसे SSB कहते हो। SSB इंटरव्यू 5 दिनों का इंटरव्यू होता है और इस 5 दिनों के इंटरव्यू को क्रॉस करने के बाद फिर आपका इसको जब पास किया तो होता है मेडिकल, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फिर जब इसे भी पास कर लिया तो मेरिट, और जब मेरिट पास कर ली या मेरिट में आ गए तो फाइनली उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है। और याद रखिएगा, ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग होती है जिस जगह पर, उसका नाम है एयरफोर्स एकेडमी। तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल, या जिसे हम लोग हैदराबाद में एक प्लेस मानते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में डुंडीगल मौजूद है, वहां पर ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है उन सभी पायलट्स की, उन सभी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की जो लोग इसके थ्रू फाइनली ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो डिटेल नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें सबसे पहले हम इसके रिटन एग्जाम के बारे में जान लेते हैं, एंड देन बाकी डिटेल्स को भी समझेंगे कि AFSB क्या है, मेडिकल, मेरिट किस तरीके से तैयार की जाते हैं। अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपली कहूं तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का 1/2026 का ये एक एग्जामिनेशन का नोटिस आया, और ये जो एग्जामिनेशन का नोटिस है इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 17 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो आप में से यदि कोई परमानेंटली स्पेशली एबल नहीं है या परमानेंटली डिसेबल नहीं है तो वो इन फॉर्म्स को फिलअप कर सकता है, प्रोवाइडेड कि जो एज है वो 26 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अभी मैं उस पर भी आऊंगा और बताऊंगा दोस्तों आपको। फिलहाल एयरफोर्स जो मेन एंड वीमेन को इनवाइट करता है एप्लीकेट करने के लिए, उनका एग्जामिनेशन 31 जनवरी 2026 को करवाएगा। याद रखिए, ये ऑनलाइन एफकैट एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन एफकैट एग्जामिनेशन नहीं होता। और अब मैं आता हूं तो साथ में आपको डिटेल डिस्कस करके बताता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कौन कौन से कोर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो रखी गई हैं 340। और जब मैं कहता हूं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसमें एफकैट एंट्री के थ्रू ऑफिसर बनने के लिए फ्लाइंग ब्रांच में भी, लेकिन फ्लाइंग ब्रांच में ये परमानेंट कमीशन नहीं है। अगर आपको परमानेंट कमीशन फ्लाइंग ब्रांच में चाहिए तो फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन लेने के लिए CDS के थ्रू एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके एयरफोर्स एकेडमी जाना होता है। यहां पर जो फ्लाइंग की ब्रांच है वो देखिए SSC है, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसमें मैंडेटरी 10 साल की फ्लाइंग तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, यह जरूर है कि वो 4 साल तक एक्सटेंड हो सकती है कि 10 + 4 इयर्स की सर्विस हो। केवल मेन के लिए 34 सीट्स रखी गई हैं यहां पर और विमेन के लिए 4, और ये दोनों ही शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रखे गए हैं। हाउएवर, जब आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करते हो तो टेक्निकल का मतलब होता है एरोनॉटिकल इंजीनियर, और ये जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है उसके लिए परमानेंट कमीशन यानी 20 इयर्स वाली सर्विस में जो एरोनॉटिकल इंजीनियर L और एरोनॉटिकल इंजीनियर M की कैटेगरीज रखी गई हैं, उसमें मेन के लिए 3 और मैकेनिकल में 9 वैकेंसीज हैं। ये वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर L का मतलब कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, एरोनॉटिकल इंजीनियर M का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। क्रमशः 3 और 9 सीट्स हैं।
वहीं विमेन के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियर एल में 3 सीट्स और एम में भी 3 सीट्स रखी गई हैं। हाउएवर अगर आप एसएससी में देखोगे यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में देखोगे तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में 100 सीट्स रखी गई हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर एल में मेन के लिए, और वहीं मैकेनिकल इंजीनियर में 38 सीट्स। हाउएवर फॉर वीमेन 23 और 9। यानी कि देखो दोस्तों, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं जहां पर एसएससी लिखा हुआ है, इसका मतलब मान करके चलिएगा कि इनकी जो सर्विस है वो 10+4 इयर्स की है। हाउएवर यहां जहां पीसी लिखा हुआ है परमानेंट कमीशन, इनकी सर्विस 20+ इयर्स की है, ये मान करके आपको चलना ही है। एंड देन ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस जो नॉन टेक्निकल है, जहां पर एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं बनना होता है, रेदर आपको केवल और केवल ग्राउंड ड्यूटी से संबंधित नॉन टेक्निकल काम करने होते हैं, वहां पे परमानेंट कमीशन की कोई सीट्स नहीं रखी गई हैं। याद रखिएगा, यहां पे जो सीट्स रखी गई हैं वो नॉन परमानेंट कमीशन या एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन की रखी गई हैं। वेपन सिस्टम की जो ब्रांच है उसमें देखिए 21 सीट्स, 48 सीट्स एडमिन, ठीक है, लॉजिस्टिक्स की 9, अकाउंट्स की 8, एजुकेशन की 2 और बाकी मेट्रोलॉजी की 1। सिमिलरली अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो वेपन सिस्टम ब्रांच में 5, एडमिन में 12, लॉजिस्टिक्स में 2, अकाउंट्स में 2, एजुकेशन में 2 और मेट्रोलॉजी में 2 सीट्स। याद रखिएगा। देन आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ करके आप देखते हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में एक अलग से एनसीसी स्पेशल एंट्री रखी गई है फ्लाइंग के लिए, और ये फ्लाइंग के लिए परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी हो सकता है, पर ये एनसीसी की स्पेशल एंट्री करने वालों के लिए। तो अगर आप एनसीसी में रहे हो, चाहे आर्मी में रहे हो, नेवी में रहे हो, एयरफोर्स विंग में रहे हो, आप किसी भी विंग में रहे हो, तो याद रखिएगा कि 10% सीट्स जो हैं सीडीएस की वो परमानेंट कमीशन के लिए, और 10% सीट्स जो सीडीएस की होती हैं वो एफकैट के वैकेंसी के लिए रखी जाती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। इसलिए एनसीसी वालों, एनसीसी स्पेशल आपको एक मौका मिल जाता है एयरफोर्स के अंदर जाने का। तो ये 2 तरीके से एग्जामिनेशंस होते हैं दोस्तों एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के। एक तो एफकैट है जिसमें परमानेंट कमीशन के चांसेस कम है, जो सीडीएस एग्जाम होता है यूपीएससी का, उससे सारे परमानेंट कमीशन ही बनते हैं। और जब आप कभी भी सीडीएस एग्जामिनेशन दे करके या क्वालिफाई करके एयरफोर्स के अंदर जाते हो तो आप पायलट ही बनते हो। डिपेंड्स कि आप चॉपर के पायलट बनोगे या आगे चल करके आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पायलट बनोगे या मे बी फाइटर एयरक्राफ्ट के भी पायलट बनो। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी सीट्स को जानने के बाद जो अगली चर्चा है, उस अगली चर्चा पर हम लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो चर्चा है दोस्तों, वो नेक्स्ट चर्चा ये है कि परमानेंट कमीशन मेन और वीमेन के लिए एवं शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वीमेन के लिए रखा गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब यह है कि 14 इयर्स उनकी कमीशनिंग से लेकर के उनके पास होंगे फॉर ऑफ कोर्स सर्व करने के लिए। अगर मैं बात करूं फ्लाइंग ब्रांच की, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले यह आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति फ्लाइंग करना चाहता है तो कैंडिडेट के मैंडेटरी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 12वीं में। यानी कि अगर 12th की मार्कशीट आपके पास है तो 12th की मार्कशीट में मैथ्स में मिनिमम 50% और फिजिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर 100 है तो 100 में 50 या 50 से ज्यादा होने चाहिए, यह बात याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी फ्लाइंग करना चाहते हैं, फ्लाइंग करने वालों के लिए पहली तो यह शर्त है कि 12वीं पास की होगी या इंटर पास किया होगा, तो 50% मैथमेटिक्स या फिजिक्स में मिनिमम पाया होगा। 49 होगा तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में, याद रखिए, ठीक है। या तो उनके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, ये भी याद रखिए। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स जिन्होंने सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन का एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का क्लियर कर लिया है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का क्लियर कर लिया है, तो भी उनके पास 60% होने ही चाहिए। तो अल्टीमेटली ना इस वैकेंसी में उन्होंने फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो अपनी क्वालिफिकेशंस बता दी हैं। अभी फ्लाइंग ब्रांच के बाद ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में, जैसा कि मैंने कहा एरोनॉटिकल इंजीनियर है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर मिनिमम 60% मार्क्स गेन किया हो, और याद रखिए मिनिमम 60% मार्क्स उसको गेन किया हुआ होना चाहिए उसके ग्रेजुएशन में। बाकी 50% वाला बार तो मैथ्स और फिजिक्स में रहेगा ही। तो ये देखिए, मतलब जो आर्ट से पढ़ाई किए हैं ना, वो आर्ट से पढ़ाई करने वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमर्स से पढ़ाई करने वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने पीसीएम से पढ़ाई की है,
इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। केवल और केवल यहां पे जो बात कही गई है वो ये है कि जिन्होंने पीसीएम लिया था वही अप्लाई कर सकते हैं 10+2 लेवल पे। सो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर 50% मार्क्स से किया हुआ है, बीएससी फिजिक्स मिनिमम 60% मार्क्स से किया हुआ है, या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, या पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह में किया हुआ है, या तो फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर और बाकी सब। अब देखिए कितने सारे कंप्यूटर के अगर आपने इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वेदर इट इज एडवांस्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सारे इंजीनियरिंग की इन्होंने लिस्ट दे रखी है। इतनी इंजीनियरिंग करने वाले लोग इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं इन्होंने कहा कि एरोनॉटिकल इंजीनियर जिसकी बात कर रहे हैं एईएम मैकेनिकल के लिए, उसमें वही 50% का बार इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12वीं पे रखा। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि 60% मार्क्स उनको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब एरोनॉटिकल इंजीनियर जो बनेगा, जिसे मैकेनिकल ब्रांच है, उसमें एयरलाइन मैनेजमेंट वाले, एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड करते हैं, या इनफैक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल करते हैं, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में करते हैं, या मैकेनिकल और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी लोग करते हैं, ये सारे जिन लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखे होंगे उन सबको अप्लाई करने का चांस दिया है। हाँ, रही बात ग्राउंड ड्यूटी पे नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की, तो अब नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में क्या फंडा है? नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में सिंपल फंडा ये है कि मैथ्स और फिजिक्स फिर से, मतलब कि कॉमर्स और आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मैथ्स और फिजिक्स जो लोग ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में अप्लाई करना चाहते हैं वो मिनिमम 3 साल का डिग्री कोर्स रखें अपने पास, एनी डिसिप्लिन में। मिनिमम मार्क्स उनके 60% होने ही चाहिए, 60% से ऊपर। या बी बीटेक डिग्री है तो बी बीटेक में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो 60% या उससे इक्विवेलेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की बात कर लें, तो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में अब देखिए यहां पर मैथ्स और फिजिक्स की बात नहीं है। 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए और ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 3 साल वाला। अब याद रखिएगा वही है कि डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स हो, यहां पर मैथ्स और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो ग्राउंड ड्यूटी की ब्रांचेस के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स की ब्रांचेस है, वहां पे अकाउंट्स ब्रांच की बात करिए तो अकाउंट्स ब्रांच में 10+2 और ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट दिक्कत यह है कि यहां पे बीकॉम डिग्री रिक्वायरमेंट है, या तो बीकॉम के अलावा फिर बीबीए किया हुआ हो, या तो बीएमएस किया हुआ हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो इस तरीके से अलग अलग ये क्राइटेरियाज रखे गए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि भाई एज का क्या क्राइटेरिया है और एज के क्राइटेरिया पे हम क्या डिस्कशन करें। तो अगर एज के क्राइटेरिया पर आ जाओ तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग कितनी एज के हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या कहां कहां पर एज का बार क्या रखा गया है, तो बताता हूं उसके बारे में भी। देखो दोस्तों, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को इसके एज के बार में फोकस करना है कि 20 से 25 तक की एज बिफोर ज्वाइनिंग द एकेडमी होनी चाहिए। और जब मैं कहता हूं 20 से 25 तक की एज बिफोर ज्वाइनिंग द एकेडमी होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी एकेडमी को ज्वाइन करने का टाइम है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई के पहले पहले आपको 25 क्रॉस नहीं होना चाहिए और 20 से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने डेट का क्राइटेरिया रखा हुआ है फॉर एयरफोर्स। याद रखिए, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मतलब यह है कि यहां पर आपके लिए प्रॉपरली जो डिटेल्ड डिस्कशन है, वो डिटेल्ड डिस्कशन इस वाले पूरे नोटिफिकेशन में इन्होंने रख भी दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो दोस्तों एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को भी भर दीजिएगा। और प्लीज आप देखिएगा आपके कमेंट सेक्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको फिलअप करने के बाद आपको जो डिटेल्ड जानकारियां हैं वो जानकारियां भी दे दी जाएंगी। चलिए खैर, फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पर तो इन्होंने बात की ही हुई है। दूसरा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा और वो मैं आपको बता देता हूं। तो 31 जनवरी 2026 को सैटरडे को ये एग्जाम होगा। रिपोर्टिंग टाइम फर्स्ट शिफ्ट के लिए सुबह 8 बजे का है और ग्रेड क्लोजिंग टाइम सुबह 9:30 बजे का है। दूसरा, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है और 2 घंटे के एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चंस के होंगे 300 मार्क्स। नाउ ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे।
तो ये तो सोच करके चलिएगा कि हिंदी में आपको ये एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। अब देखो 3 नंबर मिलेंगे अगर एक सही उत्तर दिया, 1 मार्क कटेगा अगर गलत उत्तर दिया, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और यह बात भी याद रखिएगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए तो खैर ऑफ कोर्स कोई मार्क्स है ही नहीं। बाकी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन भी किया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का चलिए प्रोसेस तो ठीक है। सिलेबस इन्होंने इंग्लिश में वही कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, फिल इन द गैप्स, पैराग्राफ्स, इडियम फ्रेजेस, एनालॉजी, यही सब रखा हुआ है। देन वही एसएससी का सिलेबस, इवन जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। तो जो मेनली मैं आपको बोलूं कि अरिथमेटिक का जो पोर्शन होता है वही अरिथमेटिक का पोर्शन यहां पर है। इन्होंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इनका पोर्शन नहीं रखा है। सो अरिथमेटिक ओनली। न्यूमेरिकल एबिलिटी में रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछेंगे ये, और रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट एक ही सेगमेंट है। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चंस में से ये जो 25-25-25-25 का सेगमेंट है वो वैसा ही कुछ है जैसा आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलता है। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़िएगा। तो आगे मैंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर fcat.edcil.co.in पर आप जा करके अप्लाई कर भी सकते हैं, और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होगा इन्हीं इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर भी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं की कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो एज के क्राइटेरिया पर आइए एक बार फोकस कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर अप्लाई करना चाहता है तो व्यक्ति के अप्लाई करने के लिए व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया ऑफ द एज। तो ये देखिए, अगर फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करना चाहता है दोस्तों तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोट करो। फ्लाइंग ब्रांच अगर एफकैट और एनसीसी स्पेशल एंट्री जाना चाहते हो तो देखो क्या है भाई साहब, इसमें 20 से 24 साल एज ऑन 1 जनवरी 2027, यानी 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक चलेगा डेट ऑफ बर्थ। 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007 कहने का मतलब यह है बच्चों कि मान लो ध्यान से 1 जनवरी 2003 है नहीं चलेगा, 2 जनवरी 2007 है नहीं चलेगा, 1 जनवरी 2007 से 2 जनवरी 2003। एंड एक बात और बता देता हूं, दिस इज एयरफोर्स, नो रिजर्वेशन इज अप्लाइड। यहां पर आप यह सोच करके मत चलिएगा कि किसी कम्युनिटी या एससी, एसटी, ओबीसी या किसी ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी की बात करेंगे तो कोई ऐसा कुछ लागू नहीं होता है। यहां पर डिफेंस में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। इवन यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम जो होता है, इवन ये जो एफकैट एग्जाम होता है, यहां पे कोई भी, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे कोई भी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता। तो सीधे सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अपर एज लिमिट कैंडिडेट जो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिए होंगे डीजीसीए से, उनके लिए 26 साल रखी गई है। मतलब 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007 के बीच में जन्मे हो, इन डेट को भी जन्मे हो तो चलेगा। ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 20 से 26 साल चलेगी एज। मतलब 2 जनवरी 2001 या उसके बाद कोई जन्मा हो, 1 जनवरी 2007 या उसके पहले कोई जन्मा हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो इन्होंने ज्वाइनिंग के डेट के हिसाब से ये डेट रखी हुई है। तो दोस्तों ये रहा इसका एक डिटेल। अब मैं आपको बताता हूं कि सर सैलरी कितनी मिलती है अगर आप एयरफोर्स में ऑफिसर बन जाए तो आपको कितनी सैलरी मिल रही होती है। सो ऑन एन एवरेज जब आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हो, एयरफोर्स ज्वाइन करने के समय पर आपको जो रैंक मिलती है उस रैंक पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जब भी हम रैंक पर चर्चा करते हैं तो जो आपको रैंक मिलती है वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फिर आप बनते हो फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद फिर आप बनते हो स्क्वाड्रन लीडर, फिर स्क्वाड्रन लीडर के बाद विंग कमांडर, और विंग कमांडर के बाद बनते हैं ग्रुप कैप्टन। तो ग्रुप कैप्टन कुछ वैसा ही है जैसे आर्मी में कर्नल्स होते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर जो है, फ्लाइंग ऑफिसर की बेसिक प्लस उसके जो मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी वगैरह होता है उन सबको मिला करके टोटल जो फ्लाइंग ऑफिसर की सैलरी आपको रिसीव होगी शुरुआती दौर में वो होता है 90,000 से लेकर के लगभग 1,10,000 तक, बेस्ड ऑन कि आपकी पोस्टिंग कहां होती है। कई बार ऐसा होता है हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस भी मिलते हैं, और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पोस्टिंग पा गया लद्दाख में तो उसको हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस भी मिलेंगे। नाउ
द पॉइंट इज कि देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूं यहां पे। अगर आप इस एग्जाम को ध्यान से देखोगे तो एग्जाम को ध्यान से देखने पर यह बात आपको समझ में आएगी कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको वही सिलेबस पढ़ने की जरूरत है जो सिलेबस आप आमतौर पर एसएससी, सीजीएल और एसएससी, सीएचएसएल वगैरह के लिए पढ़ते हो। जब मैं कहता हूं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का ही सिलेबस है, तो बस आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, सिलेबस यही कंप्लीट करना है, और जितना बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूं, एक बार फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रॉपरली आपको क्लासेस मिलती हैं, और सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। ये मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए की क्लासेस आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में अपनी क्वेरी लिखना मत छोड़िएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, इसकी लिंक लगी हुई है कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ाई करते रहो। यही कंटेंट आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवा देगा। धन्यवाद, जय हिंद।